पिछले लेक्चर के बारे में कोई सवाल हो अगर आपका तो प्लीज। आपको याद है ना, हमने पिछली दफा प्लेन वेव सॉल्यूशंस पढ़े थे, याद है आपको? तो थोड़ा सा मैं सारा तो रिकैप नहीं कराऊंगा, सिर्फ मैं थोड़ी सी चीजें करूंगा। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने जो चीज की थी, सो इस चैप्टर पे मजीद चार से पांच लेक्चर लगेंगे, लेकिन इसमें बहुत चीजें होंगी। आप जो आगे जो मैं करने जा रहा हूँ चीजें, वो सारी बड़ी इंटरेस्टिंग है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आज करूंगा, जो कल करूंगा, और जो क्लाइन पैराडॉक्स करूंगा, और जो डिराक इक्वेशन से पैराडॉक्स करूंगा, ये चारों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। उसके बाद फिर कोर्स नई नई डायरेक्शन में चला जाएगा। तो अगर आपको याद हो तो लास्ट टूवर्ड्स द वेरी एंड जो मैंने पिछले लेक्चर में किया था, वो ये किया था कि मैंने लिखा था कि आयोटा एच बार डी बाई डी एक्स म्यू, और गामा के नीचे ही था म्यू, माइनस एम सी टाइम्स ओमेगा आर ऑफ, क्या लिखा था हमने इसको, ओमेगा आर ऑफ पी ई टू द पावर पी वेक्टर ई टू द पावर माइनस आयोटा पी डॉट एक्स ओवर एच बार। ये प्लेन वेव पार्ट था। हमने कहा प्लेन वेव जो डिराक इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन था तो इसको सेटिस्फाई करता था। आपको याद है ना, जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमने क्या कहा था, पी डॉट एक्स को हमने लिखा था कि पी डॉट एक्स जो है वो है पी म्यू एक्स म्यू, ये जो चीज थी। और जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास आया था पी स्लैश माइनस एम सी, यही चीज आई थी ना। ये एच बार तो कैंसिल हो गया था, तो इसका आंसर आया था हमारे पास एप्सिलॉन आर पी स्लैश माइनस एम सी टाइम्स ओमेगा आर ऑफ पी वेक्टर इज इक्वल टू 0। याद है ना आपको ये चीज? और मैंने कहा था कि एप्सिलॉन आर +1 होगा पॉजिटिव एनर्जी, यानी उनके लिए जिनकी एनर्जी पॉजिटिव है, और -1 होगा जिनकी एनर्जी नेगेटिव थी। याद है आपको? फिर मैंने कहा था इसको मजीद बेहतर शेप देने के लिए एप्सिलॉन आर से ज़रब दे दें अगर आप, तो आपको ये बात पता है कि एप्सिलॉन आर स्क्वायर्ड जो है, क्योंकि आर रन्स फ्रॉम 1 to 4 है, दो पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस थे, दो नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस थे। तो हमने कहा था कि इसका आंसर आ जाता है पी स्लैश माइनस एप्सिलॉन आर टाइम्स एम सी इंटू ओमेगा आर ऑफ पी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये याद है ना आपको? यही चीज मैंने आपसे कहा था एंटी पार्टिकल के लिए करने के लिए। मैंने कहा था आप इसका डैगर लेंगे, इसका डैगर लेने के बाद आपके ये डी बाई डी एक्स के ऊपर ऐसे करके हम एक एरो सा लगा देते कि इस तरफ लग रहा है, यानी ऑपरेट हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ ऑपरेशन होती है उसमें ना। तो इसलिए मैं सिंगल एरो की बजाय ना हमेशा ऐसे करके डबल एरो लगाता हूं कि ये इस पे अप्लाई हो रहा है। जब आपने इसको रिवर्ट किया था तो क्या आया था? किसी ने करके देखा था क्या आया था? हाँ हाँ, ओमेगा बार आर ऑफ ओमेगा बार आर पी वेक्टर, हाँ, पी स्लैश माइनस एप्सिलॉन आर एम सी इज इक्वल टू 0। यही चीज आई थी, सिर्फ फर्क था कि ओमेगा आर इस तरफ था, नहीं सॉरी, हाँ, ओमेगा आर बार भी था। और बार नोटेशन आपको याद है क्या थी? ओमेगा आर बार ऑफ पी वेक्टर का मतलब था ओमेगा आर डैगर ऑफ पी वेक्टर और गामा 0। और अगर आपको याद हो तो ये करते वक्त आपने एक प्रॉपर्टी यूज की होगी कि गामा 0 गामा म्यू डैगर गामा 0 इज गामा म्यू। ये प्रॉपर्टी यूज की होगी तो आपने ये जवाब निकला होगा। जिन्होंने नहीं, कोई ऐसा भी है जिसने नहीं किया? सबने किया था या कुछ लोगों ने नहीं भी किया? मैंने कल असाइनमेंट दी थी ना कि ये करने के लिए, कि इससे कुछ भी नहीं करना, इसका डैगर लेंगे माइनस हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा क्योंकि मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इधर आ गया, गैमा म्यू डैगर हो जाएगा और डी बाई डी एक्स इस पे लगेगा। ठीक है, गैमा म्यू दोनों तरफ गैमा जीरो से ज़रब देंगे आप, या कॉन्ट्रैक्ट जो भी कह लें, तो ओमेगा आर डैगर गैमा 0 ओमेगा बार बन जाएगा, डिराक कॉन्जुगेट बन जाता है ना, ये वाला कॉन्जुगेट स्पिनर बन जाता है। अच्छा, आज हम मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ओमेगास की।
ये जो हमने पढ़े हैं ना ओमेगा, ये बात आप याद रखिएगा कि ये जो ओमेगा आर बार है ना, एक चीज मैं करता हूं, एक चीज आपने करनी है, ठीक है। मुश्किल काम नहीं होगा, सिर्फ मैं एक चीज करूंगा, असाइनमेंट फिर दूसरी आपको दूंगा, क्योंकि और मेरे लेकिन उससे मिलती जुलती एक चीज मैं करूंगा जो आप जो पहली असाइनमेंट दूंगा उसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें मुझे आप में से कोई ये बता सकता है कि ये क्या होना चाहिए, ओमेगा आर बार ऑफ पी वेक्टर इनटू ओमेगा आर ऑफ पी वेक्टर। ये देखें एक मैट्रिक्स है, ये चीज एक रो मैट्रिक्स है, ये चीज एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये एक स्केलर बनता है ना। सो दिस इज अ स्केलर। अच्छा, मैं स्केलर लॉरेंस स्केलर कहूं या कुछ भी कहूं, फर्क नहीं पड़ता, स्केलर है तो स्केलर है। अच्छा, इसको देखते हैं कि वाकई क्या ये स्केलर बनता या नहीं बनता। मैं एक आसान काम करके देखता हूं, पहले p को 0 रखता हूं, मैं ये चीज कैलकुलेट करता हूं, ओमेगा आर बार ऑफ 0 और ओमेगा आर प्राइम ऑफ 0, ये किसके बराबर होगा। आपको पता है ना ओमेगा आर किसके बराबर था, फॉर आर इज इक्वल टू 1 2 देख लेते हैं, आर अगर 1 और 2 हो, ठीक है, तो आपको पता है ना ओमेगा आर बार किसके बराबर था, किसी को याद है, फॉर 1 एंड 2, फॉर, चले अच्छा ये है। अच्छा, ओमेगा आर का बार का मतलब है ना ओमेगा आर डैगर ऑफ 0 गामा 0 ओमेगा आर ऑफ 0, यही है ना। आपको याद है ना, फॉर आर इज इक्वल टू 1 2, ये साथ ही आज असाइनमेंट जाके करनी है आपने, ठीक है, और अगले लेक्चर में, जुमे वाले लेक्चर में लेके आनी है साथ में। अच्छा, आर इज इक्वल टू 1 2 के लिए पता है आपको ओमेगा आर किसके बराबर है, ओमेगा आर है ना काई आर एंड, अच्छा प्राइम है, सॉरी यहाँ पे काई आर प्राइम एंड 0, यही चीज है ना। ये क्या हो जाएगा जब इसका डैगर लेंगे, काई आर का डैगर और 0, डैगर का मतलब होता है ना इसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट, और काई बजाते खुद 1 0 या 0 1 है, फॉर आर इज इक्वल टू 1 एंड 2, स्पिन अप हो तो काई 1 0 होता है और स्पिन डाउन हो तो काई 0 1 होता है, इनटू गामा 0 किसके बराबर था, 1 0 0 माइनस 1, 4 रिप्रेजेंटेशन में ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने। अच्छा, जब आप इसको जरब देंगे तो क्या आएगा आंसर, सो दिस इज इक्वल टू काई आर डैगर, पहली रो पहले चले सीधी बात, काई आर प्राइम टाइम्स आइडेंटिटी। अच्छा, अब एक बात है, अगर आर और आर प्राइम बराबर होंगे तो इसका आंसर 1 होगा ना, क्यों, जब स्पिन अप का कंजुगेट स्पिन अप के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जवाब 1 आता है या मल्टीप्लाई होता है, जब स्पिन डाउन का स्पिन डाउन के साथ होता है तो 1 आता है, जब अप और डाउन होते हैं तो जवाब 0 आता है, क्योंकि अप और डाउन स्टेट्स दोनों ऑर्थोगोनल है ना। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज डेल्टा आर आर प्राइम, ठीक लिखा है ना मैंने, क्योंकि बेशक देख लें आर अगर 1 होता, लेट्स चेक इट, लेट्स चेक, एक दफा मैं चेक कर ही देता हूं आपको, अगर आर इज इक्वल टू 1 होता तो क्या होता, काई 1 डैगर, काई 1 डैगर क्या है, 1 0 है और ये 1 0 है, 1 के इक्वल आ गया ना, है ना, 1 के इक्वल आ गया ना। अगर 2 होता यहां पर तो क्या आ जाता, 0 1, तो जवाब क्या हो जाता, 0, तो इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल है स्पिन अप और स्पिन डाउन। सिमिलरली आर इज इक्वल टू 3 4 के लिए भी प्रूफ करना कोई मुश्किल नहीं है, 3 4 के लिए करना होगा तो क्या होगा, 0 काई आर डैगर 0 काई आर प्राइम, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी के नीचे के कंपोनेंट नॉन जीरो थे, याद है ना आपको, थर्ड और फोर्थ, थर्ड आर इज इक्वल टू 3 में थर्ड कंपोनेंट नॉन जीरो था, आर इज इक्वल टू 4 में फोर्थ कंपोनेंट नॉन जीरो था। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो। अच्छा, मजे की बात पता क्या है, ये रिजल्ट ठीक है डेल्टा आर आर प्राइम वाला, लेकिन स्पिन यानी आर इज इक्वल टू 3 4 के लिए जरा चेक करें क्या आता है, एक दफा कर लेते हैं चेक, चलें, लेट्स चेक फॉर आर इज इक्वल टू 3 एंड 4, तो क्या आ जाएगा, ये ओमेगा आर बार ऑफ 0 ओमेगा आर प्राइम ऑफ 0, क्या आ जाएगा, कौन बताएगा आप में से। अच्छा, 0 और काई आर डैगर, शाबाश, 1 0 0 माइनस 1
और 0 एंड काई आर प्राइम, ठीक है। ऊपर देख लेते, कोई बात नहीं, आर के ऊपर प्राइम है, तो क्या आंसर आ गया इसका? सो दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर आर प्राइम। एक नेगेटिव साइन का फर्क आया ना, और बिल्कुल ठीक आना भी चाहिए था, क्योंकि गामा जीरो में ऑफ डायगोनल में -1 था, सॉरी डायगोनल में जो सेकंड एलिमेंट, जो लोअर एलिमेंट था वो -1 था। तो इन दोनों डेफिनेशन को कंबाइन करा सकता है कोई? कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? कोई आप में से अभी तक जो आपने पढ़ा हुआ है उसको देखते हुए, एक चीज थी जो पॉजिटिव ना, एप्सिलॉन आर, शाबाश। सो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर डेल्टा आर आर प्राइम। इसको अमूमन नीचे एप्सिलॉन आर नहीं लिखना चाहिए, ये आप ये बात याद रखिएगा। ये रिपीटेड इंडिसेस नहीं है, ठीक है ना? ये मत समझिएगा कि ये रिपीटेड इंडेक्स है। आर इज इक्वल टू 1 और 2 होंगे तो ये +1 होगा, आर इज इक्वल टू 3 और 4 होंगे तो ये -1 होगा। तो बाज़ औक़ात बुक्स में लिख दिया जाता है कि दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन टाइम्स डेल्टा आर आर प्राइम, where epsilon is +1 for r is equal to 1 2 and epsilon is -1 for r is equal to 3 4। यही चीज आपने जाके मुझे साबित करके देनी है इसके लिए। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कोई आप में से गेस कर सकते हैं? मैं एक चीज कैलकुलेट करूंगा, उसी तरीके से आपने यहां करना है। आपको रेस्ट से इस स्पिनर में जाना है। आपको पता है एस से जा सकते थे ना, लेकिन माइनस से जाएंगे, -p/e लिखेंगे वेलोसिटी से। तो मैं एक चीज करूंगा, फिर आप ये देखिएगा कि कैसे की जा सकती है ये। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लें। मैं पहले कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी मुझे प्रूफ करने दें, उसमें आपका ये जो मैंने ये पी वाला कहा है ना, वही स्टेप्स फॉलो करके आप इस असाइनमेंट को कर लीजिएगा, ठीक है? मैं पहले मुझे कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, जुनैद कोई सवाल? अच्छा, लेट मी प्रूव दिस कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। क्योंकि आज हम स्पिनर से थोड़ा सा खेल लें ना, ताकि एक दफा स्पिनर्स की सारी प्रॉपर्टीज हमें पता चल जाए, फिर जब हम एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे इन्हीं डेफिनेशंस को यूज करके बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे। अब देखिएगा, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ये है कि समेशन अपॉन r इज इक्वल टू 1 to 4। कंप्लीटनेस का मतलब यही होता है ना, सारी चीजों पे सम कर देंगे अगर आप, तो है ना। r इज इक्वल टू 1 to 4 एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r क्या है? r अगर 1 2 है तो +1 है, 3 4 है तो -1 है। या जब भी एप्सिलॉन r लिखा जाएगा ये आपने याद रखना है, इनटू ओमेगा अल्फा r ऑफ p वेक्टर इनटू ओमेगा बीटा r प्राइम ऑफ p वेक्टर। चलिए r प्राइम ही लिखते, वरना एक और डेल्टा लिखना पड़ता था। दिस इज इक्वल टू डेल्टा अल्फा बीटा। यानी इसका मतलब यह है कि अगर अल्फा और बीटा बराबर होंगे तो इसका जवाब नॉन जीरो होगा, वरना हमेशा जीरो होगा। यानी आपको पता है ना, ओमेगा एक मैट्रिक्स था, तो मैट्रिक्स के नीचे अगर कोई इंडेक्स लगा देते तो मैट्रिक्स का एलिमेंट बन जाता है ना। तो ये समझ लें एलिमेंट्स के लिए लिखी हमने इक्वेशंस। जरा देखते हैं कि क्या ये ठीक है या नहीं। तो मैं इसको रेस्ट फ्रेम में भी प्रूफ करूंगा और मूविंग फ्रेम में भी प्रूफ करूंगा। वही मूविंग फ्रेम वाली प्रॉपर्टी आपने यहां लगानी है और इसका जवाब आपने निकाल के दिखाना है मुझे कि डेल्टा आर आर प्राइम। जी, बाहर आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बाहर आएगा, बिल्कुल सही, बाहर आएगा, बिल्कुल। थैंक यू। ओमेगा ओमेगा बार उलट है उससे। इसका मतलब है, एक बात ये लगती है कि ये एक मैट्रिक्स होगा, है ना। इसका मतलब है अगर डेल्टा आई अल्फा बीटा तो इसके साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाना चाहिए था ना। तो हम देखेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता ही नहीं आता। लेट्स प्रूव दिस इन द रेस्ट फ्रेम, ठीक है। सो लेट्स डू इट फॉर अ पार्टिकल एट रेस्ट। प्लीज अगर कोई सवाल हो तो बिला झिझक रोक के, लेफ्ट साइड पे हो तो फिर तो नंबर है ना, फिर तो 1 है। यही तो लेफ्ट, पहले मैंने लेफ्ट साइड पर रख के प्रूफ किया, पहले मैंने लेफ्ट साइड पर रख के, बिल्कुल बिल्कुल पहले तो मैंने लेफ्ट साइड पर रख के उसको कॉन्ट्रैक्ट किया, जवाब एक नंबर आया। अब तो ये दो मैट्रिसेस ऐसे हैं जिस तरह बाज़ औक़ात आप
इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को उसके साथ ज़रब देते हैं जिसको आउटर पर। अच्छा चलो, लेट्स डू इट इन द रेस्ट फ्रेम। अच्छा, रेस्ट फ्रेम में देखें तो क्या होगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 to 4 एप्सिलॉन r, ठीक है, ओमेगा अल्फा r ऑफ 0 ओमेगा बीटा बार r एंड 0। यही होगी ना डेफिनेशन। कोई सॉल्व कराएगा आप में से कि किसके बराबर आएगी ये चीज? वंस अगेन फॉर r इज इक्वल टू 1 2 कर लें, चलें, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट फॉर r इज इक्वल टू 1 and 2। r की समेशन में 4 नहीं है बल्कि 2 ही है, 2 ही है r इज इक्वल टू 1 2 के लिए। खैर क्या होगी, कौन बताएगा? एनीवन। मैं कैसे लिख सकता हूं इसको? अच्छा, अल्फा और बीटा को भी सेम ही कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि पता तो चले बनता क्या है। सबसे पहले आसान तरीन चीज करते हैं, ओमेगा r ऑफ 0 ओमेगा r बार ऑफ 0। कोई बात नहीं ना, बाद में अल्फा बीटा लगा लेंगे ना साथ में। पहले सबसे आसान चीज करते हैं, ओमेगा r ऑफ 0 क्या है? ये है काई r एंड 0, और बार का मतलब क्या है? डैगर गैमा 0। इसका मतलब है ये है काई r डैगर 0 1 0 0 माइनस 1। कुछ गलत तो नहीं किया भाई मैंने? है? कुछ नहीं गलत किया। अच्छा, इसको जरा दे, जरा पहली रो पहला कॉलम क्या आ गया, काई r डैगर 0 0 0 इंटू 1 0 0 माइनस 1। तो ये क्या बन गया भाई? ये क्या चीज बन गई है? हाँ नहीं, बना क्या है जवाब इसका, ये बताए ना। ये 1 के बराबर है ना, आइडेंटिटी के बराबर है, तो इसका आंसर आ गया आइडेंटिटी 0 0 0। r इज इक्वल टू 1 2 के लिए ये आया है, r इज इक्वल टू 3 4 के लिए क्या होगा, कौन बताएगा? उसकी जगह क्या आएगा? क्यों 1 आएगा, -1 क्यों नहीं आएगा? -1 आएगा, फिर तो मसला बन गया है। एप्सिलॉन बैलेंस करेगा उसको, शाबाश। r इज इक्वल टू 3 4 के लिए एप्सिलॉन r -1 है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक आपने कहा। सो फॉर r इज इक्वल टू 3 4, तो आप देखें क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा r ऑफ 0 ओमेगा r बार ऑफ 0। तो ये किसके बराबर है, ओमेगा r ऑफ 0 माइनस, क्योंकि एप्सिलॉन r इज इक्वल टू -1 है। ओमेगा r ऑफ 0 किसके बराबर है? 0 और काई r 0 काई r डैगर इंटू 1 0 0 -1। तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर, ये दोनों जरब खा देंगे, ठीक है ना। ये पता है ना आपको काई r डैगर 1 कैसे है, क्योंकि समेशन है ना r पे, समेशन थी ना r इज इक्वल टू 1 2 पे, यहां पर मैंने लिखी नहीं लेकिन अंडरस्टूड था ना, r इज इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक समेशन थी, तो ये इस पूरे स्टेप में दोनों तरफ थी। सिमिलरली यहां पर भी समेशन किस पे, r इज इक्वल टू 3 और 4 पे। तो चलें, यहाँ तो अभी नहीं किया हमने, तो r इज इक्वल टू 3 and 4, तो यहां भी कर देते हैं। तो अगर 3 और 4 को देखें आप, तो r3 प्लस काई 3 डैगर प्लस काई 4 डैगर, तभी तो वो आइडेंटिटी बनाता था। सो दिस इज इक्वल टू, यानी इसका मतलब यह है ना कि 1 0 इंटू 1 0 प्लस 0 1 इंटू 0 1,
तो तभी तो आइडेंटिटी बना ना, मैट्रिक्स है 2x2 का ना ये वाला आई। तो इसका आंसर क्या आ गया, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बना देंगे। सो दिस इज इक्वल टू 0 0 0 एंड आइडेंटिटी। ठीक लिखा मैंने? तो इसका मतलब अगर सारों को सम करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा दोनों डेफिनेशन को? समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक एप्सिलॉन r ओमेगा r ऑफ 0 ओमेगा r बार ऑफ 0 इज इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा इन दोनों मैट्रिसेस को सम ही करना पड़ेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? आइडेंटिटी 0 0 आइडेंटिटी, है ना? सिर्फ एक आपने फर्क डाला है, यहां पर आपने जब ये दोनों सेम किस्म के थे तो 1 आया था। इसका मतलब मुझे लिखना अगर मैं लिखना चाहूं यहां अल्फा और यहां बीटा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक डेल्टा अल्फा बीटा लिखना पड़ेगा ना, कि इनके एलिमेंट्स के लिए भी होल्ड करती है, मैट्रिसेस के लिए अगर होल्ड करती है। ठीक लिखा है? किसी का कोई क्वेश्चन हुआ? क्या किया मैंने, अल्फा बीटा को छोड़ देंगे तो वही चीज है ना, लेकिन अगर अल्फा बीटा और ये दोनों बराबर होंगे अल्फा और बीटा तो जवाब नॉन जीरो आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, अदरवाइज जीरो ही होगा। कोई सवाल यहां तक? किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो? एनीवन? लेकिन मुझे ये तो नहीं प्रूफ करना, ये तो मैंने जीरो रख के किया ना, मुझे तो प्रूफ करना था ये चीज। कैसे करूं? एनीवन जी? कोई बंदा आप में से बता सकता है? कोई बात नहीं है, मैं आपको याद हम कहते थे एक रेस्ट फ्रेम से दूसरे में जानना तो हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। अगर माइनस पी से देखते तो उस वाले को रेस्ट वाले नजर आते, यही था ना। अगर आप इस फ्रेम में जा रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस, आप देखते हैं तो आपको लगता है जो बाहर खड़ा है वो पीछे की तरफ जा रहा है माइनस वी वेलोसिटी से, अगर उसको आप एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव वी वेलोसिटी से जाते हुए नजर आते हैं। बताएं कैसे कर सकता हूं? एनीवन जी? इसको कैसे कर सकता हूं? हाँ हाँ ठीक है, चलो कैसे है? बताओ ना यार कैसे करेंगे, चलो बताओ। चलो ये एक मैं लिख देता हूं एप्सिलॉन आर, बाकी बताओ। हाँ हाँ शाबाश शाबाश। ओमेगा आर ऑफ वी किसके बराबर होता है? एस, हाँ एस ऑफ, अच्छा चलो एस ऑफ अल्फा गैमा माइनस पी वेक्टर ओवर ई वेक्टर, ई पी ओवर ई का इधर वेलोसिटी बन जाती है ना, पी ओवर ई लिखते थे ना डायमेंशनली, आप पी सी भी लिखते थे, सी को छोड़ देते, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी के डायमेंशंस तो होने चाहिए थे। अच्छा इनटू ओमेगा गैमा आर ऑफ 0, ठीक लिखा है ना मैंने ये? ठीक लिखा है ना ये वाला? एस टाइम्स ओमेगा 0, इसका क्या करो तो? ये प्रॉब्लमैटिक है ना। हाँ बताएं ना क्या होगा, आप, मैंने तो निकाला था, आप बताएं क्या होगा। हाँ चलो बताओ ना, लिखवाओ लिखवाओ चलो। अच्छा ना इनवर्स नहीं आता, हाँ इनवर्स बन जाता है। चलो क्या लिखूं फिर? अच्छा चलो एक टाइम्स ओमेगा लैम्डा आर ऑफ 0 है, यही कह रहे हो, इनटू एस डैगर लैम्डा बीटा माइनस पी वेक्टर ओवर ई वेक्टर, यही है ना, इसी का डैगर ही लेना है ना यार, जब डैगर लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा। यही कह रहे थे आप? यही कह रहे थे टाइम्स गामा 0, क्योंकि बार की डेफिनेशन में गामा 0 है। इसके ऊपर भी डैगर लिखने लगा हूं, फिक्र ना करो, इसके ऊपर भी लिखूंगा, अभी तो थोड़ा कंप्लीट नहीं किया ना मैंने। एग्जैक्टली शाबाश, यहां पे हमने हमने पढ़ा था कि अगर कोई मैट्रिक्स ना भी यूनिटरी हो, इवन देन
इनफाइटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन से ना भी आया हो, इनफाइटेसिमल के लिए तो ठीक ही था, ना भी आया हो तो गैमा जीरो एस डैगर गैमा जीरो, हमने ये चीज पढ़ी हुई थी कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए गैमा जीरो एस डैगर गैमा जीरो वाज एस इनवर्स, है ना। इसका मतलब है मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू समेशन अपॉन r इज इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक एप्सिलॉन r s अल्फा गैमा माइनस p ओवर e ओमेगा r गामा जीरो। अच्छा, एक गामा जीरो जब इसके साथ बन गया तो क्या बन गया, ये ओमेगा लैम्डा r बार ऑफ जीरो, ये तो हमने अभी निकाला था ना, है ना, समेशन अपॉन r करके इनटू एस इनवर्स ऑफ लैम्डा, सॉरी एस इनवर्स ऑफ लैम्डा बीटा माइनस p ओवर e, ठीक है ना। ये सारा जो है ये गामा जीरो इसके साथ मिलके एस इनवर्स बना दिया। इसमें कुछ चीज गलत तो नहीं लिखी मैंने। आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि समेशन इंक्लूडिंग दिस एंड दीज टू किसके बराबर है, ये आपने पढ़ा हुआ है किसके बराबर है, अभी निकाला है ना, आइडेंटिटी टाइम्स डेल्टा जो भी इंडिसेस होते हैं इनके यहां पर। सो दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी टाइम्स डेल्टा ऑफ गामा लैम्डा। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जरा इसके इंडिसेस ये इसका ये आर्ग्यूमेंट हजफ कर लूं, क्योंकि लिखना बार बार पढ़ रहे हैं, लिखूं या ना, चले एस इनवर्स ऑफ लैम्डा बीटा माइनस पी वेक्टर ओवर ई। अच्छा, अब आप ये देखें यहां लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, गैमा आ जाएगा ना। ये क्रोनिकल डेल्टा क्या करेगा, लैम्डा को खत्म करके उसकी जगह गैमा डाल देगा, और इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया एस अल्फा गैमा एस इनवर्स गैमा बीटा। इसका मतलब है अगर ऐसे एक मैट्रिक्स होता तो एक के कॉलम दूसरे के रोज के बराबर थे ना, तो मल्टीप्लीकेशन हो सकती थी ना। तो ये यही चीज लिखी हुई है कि दिस इज इक्वल टू एस माइनस पी ओवर ई, एस इनवर्स माइनस पी ओवर ई, इस सारे के बाहर मैं अगर लिखूं तो कौन से इंडिसेस बच रहे हैं, अल्फा बीटा। ठीक लिखे ना मैंने, क्यों, गामा गैमा, ये इस स्टेप में क्या हुआ, ये गामा को ये खत्म हो जाएगा, गामा सॉरी ये खत्म हो जाएगा और इस लैम्डा को गामा कर देगा। अब ये गामा रिपीटेड है, खत्म हो जाएगा अल्फा और बीटा, यानी एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा लेकिन उसके साथ जो इंडिसेस आएंगे वो अल्फा बीटा आएंगे। तो ये क्या बन गया, एस एस इनवर्स, एस एस इनवर्स क्या बन गया, आइडेंटिटी। तो ये दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी टाइम्स डेल्टा अल्फा बीटा। अगर अल्फा और बीटा सेम होंगे तो वो जवाब 1 आएगा, वरना डिफरेंट होंगे तो जवाब 0 आएगा। तो प्रूफ हो नहीं गया। फॉर एनी आर्बिट्रेरी मोमेंटम वेक्टर, क्या किया आपने, मोमेंटम वाले फ्रेम से रेस्ट फ्रेम में चले गए। बिल्कुल वही काम आपने करना है, ओमेगा बार पी ओमेगा बार ओमेगा आर बार ऑफ पी इंटू ओमेगा आर ऑफ पी, जो मैंने असाइनमेंट नहीं दी उस पर भी यही लगाने हैं, सिर्फ उसमें एस इनवर्स पहले आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एस इनवर्स पहले आ जाता भी, एस इनवर्स एस भी 1 ही है, तो जवाब उसका भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, जो मैंने कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी अभी दी नहीं थी आपको प्रूफ करने के लिए असाइनमेंट, बिल्कुल यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, यही लिखना है, सिर्फ उसमें इसमें ये दूसरी तरफ आएगा और ये यानी ये राइट पे आएगा इसके, बस। P ओवर E इज काइंड ऑफ वेलोसिटी ही बनती है ना, एनर्जेटिक। तो कर देना खैर, हाँ क्या फर्क पड़ा, पीसी लिखने में कोई हर्ज नहीं था ना, खैर लिख लेते कोई बात है। मैं सिर्फ ये मैं तो ई को भी खत्म करना चाह रहा था, सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि पार्टिकल की जो एनर्जी है वो ई है। किसी का कोई सवाल हो यहां तक तो प्लीज, एनी क्वेश्चन यहां तक। अच्छा देखिए, स्पिनर्स को हमने ट्रांसलेट तो कर लिया, एक चीज और भी करनी थी हमने स्पिनर्स को, रोटेट।
अगर रोटेट भी कर लेते तो सारी चीजें आ जाएंगी फिर जो आपने अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी, वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आपने लॉरेंस रोटेशन पढ़ी थी और लॉरेंस ट्रांसलेशन। अब देखते हैं रोटेशन में क्या होता है। अच्छा, थोड़ी सी बियॉर्टन की नोटेशन जो है ना वो मैं उसी को फॉलो करूँगा, बेशक मुझे कुछ जगहों पे शायद इतनी अच्छी नहीं लगती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं बुक के अंदर ही रहूँ, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम करेंगे ना तो ताकि आपको पता हो कि प्रॉब्लम में किस नोटेशन को क्या मिल जाए। जो मेरे को ध्यान की यहाँ तक क्या टीचर जो आज तक पढ़ने तक की ध्यान लेकिन प्लीज इसके प्रॉब्लम्स करके तो सबमिट कर दें, ग्रेडिंग में आसानी कर। मैंने छोड़े तो कोई नहीं, सारे मैंने ये जो अभी भी सॉल्व किए हैं ये बियॉर्टन के 2 प्रॉब्लम्स अभी ये ना उसमें वो क्या तीनों की कर दीजिए, 3 जब हो जाएंगे तो। अच्छा, अब आपको याद है कि रोटेशन ऑपरेटर किस तरह का होता है। आपने एक चीज क्वांटम मैकेनिक्स पर पढ़ी हुई है जो नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स थी। देखिए हम सारी चीजों को कोवेरिएंट फॉर्म में लिखते थे। कोवेरिएंट फॉर्म में क्यों लिखते थे? ताकि हम कहते थे एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाएंगे वो तब्दील ना हो। मसला हमारे लिए ये आया था कि जो नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में चीजें थी वो कोवेरिएंट फॉर्म में, इसलिए हमने हर चीज को कोवेरिएंट फॉर्म में बनाया यहाँ। तो अब रोटेशन वाले को भी बनाएंगे। आपको याद है रोटेशन में आपने ये पढ़ा था कि अगर आपका z एक्सिस एक्सिस ऑफ क्वांटाइजेशन को अगर आप कोई आइगन स्टेट बनाए उसकी, तो जब जब उसके ऊपर एस जेड लगेगा तो वो स्टेट को नहीं बदलेगा। स्टेट की आइगन वैल्यू या तो +1 होगी या -1 होगी अप टू द h बार। ये अगर स्पिन हाफ होती तो h बार बाई 2 होती आपके लिए और -h बार बाई 2 होती स्पिन डबल। लेकिन एस जेड अगर हाफ सिग्मा लिखते तो हाफ तो उसमें कंपनसेटेड सिग्मा पॉलीमेट्रिक्स की जो आइगन स्टेट है या तो उसकी आइगन वैल्यू प्लस होती या माइनस होती फॉर स्पिन अप एंड स्पिन डाउन रिस्पेक्टिवली। नाउ लेट्स डू इट फॉर अ जनरल रोटेशन मैट्रिक्स। और इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, उसके बाद मैं कुछ प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स बनाऊंगा। सो एक रोटेशन मैट्रिक्स के लिए रोटेशन ऑपरेटर के लिए अगर तो आपने पढ़ा था पहले हम इसको नॉन रिलेटिविस्टिकली देखते थे, फिर हम इसको किसी जनरल स्पिन डायरेक्शन के लिए। आपको पता है रोटेशन ऑपरेटर क्या होगा? कोई ना कोई फेज जनरेट करेगा। आपको याद है हमने लिखा था कि ये लिखा था S इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा ओवर 2 फाई, कोई फेज था आपको याद है ना, इनटू सिग्मा डॉट एस। सिग्मा पॉलीमेट्रिक स्टेट और एस कोई जेनेरिकली डायरेक्शन ऑफ स्पिन। सिर्फ खास बात ये थी कि अगर जो भी स्टेट होती अगर उसका मैं एक एक्स ऑफ क्वांटाइजेशन चूज कर लेता तो वो सिग्मा डॉट एस की आइगन स्टेट। अगर तो ये हमें पढ़ा था ना, ये चीज क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ी है ना कि कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन एस की फाइंड की जा सकती है, यानी एस किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में लिया जा सकता है इस तरह कि सिग्मा डॉट एस जब उस स्टेट पे लगे ओमेगा ऑफ पी वेक्टर पे तो वो उसकी आइगन स्टेट ठीक आइगन वैल्यू प्लस या माइनस नॉन रिलेटिविस्टिक में देखिए अगर एस को जेड के नाम लिया जाता ये कोई डायरेक्शन ऑफ स्पिन है, अगर स्पिन को जेड एक्सिस के नाम लिया जाता तो ये सिग्मा 3 आ जाता है। सिग्मा 3 अगर स्पिन अप पे लगता तो +1 देता, स्पिन डाउन पे लगता तो -1। एस तो कोई डायरेक्शन है ना स्पिन की, सिग्मा डॉट एस वहां पर क्या हो जाता सिग्मा डॉट जेड यूनिट में, तो सिग्मा जेड बन जाता है, सिग्मा 3 बन जाता है। एस कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, अगर जेड के नाम ये समझ लीजिएगा मैं इसको यूनिट इस तरह लिखता हूं कि ये यूनिट वेक्टर की सेंस बनाया और एस क्या है? एस की वैल्यू h बार ओवर 2, यानी एस वेक्टर पता क्या लिखा जाता है? मैं लिख देता हूं एस वेक्टर इज h बार ओवर 2 r वेक्टर। पता क्यों? सामने ये समझ लीजिए कोई यूनिट वेक्टर की तरह की चीज बन जाती है। ये अगर आप देखें तो क्या आ जाएगा सिग्मा, अगर ये z के नाम होता तो h बार ओवर 2 ऐसे करके h बार ओवर 2, ये बियॉर्टन उल्टा ऐसा हैट लगाता है मैं h बार ओवर 2 अगर z के नाम होता
तो सिग्मा डॉट जेड ये वेक्टर सिग्मा डॉट जेड इज सिग्मा जेड की आइगन वैल्यू होती +1 अगर ये स्पिन अप होती और -1 होती है ये स्पिन डाउन एज बाय मल्टी के साथ। तो लेट्स डू दिस इन अ जनरल केस, ठीक है। लेट अब हम सपोज करते हैं लेट u of p and s denote the system with positive energy, ठीक है। having momentum p mu and spin s। एक फोर वेक्टर है, एक ये हमने एक नोटेशन दी है, हमने कहा कि u जो है ना एक नाम दिया है, हमने कहा UPS जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक पार्टिकल को। अगर ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है तो उसके पास एक फोर मोमेंटम होगा p mu और उसके पास एक स्पिन होगी s। मैं अभी इन दोनों चीजों को क्लैरिफाई कराता हूँ कि मेरे कहने का मतलब आपको पता है ये इक्वेशन जो थी p स्लैश माइनस MC पे या क्या माइनस MC p स्लैश एक मैट्रिक्स है, याद ना एक मैट्रिक्स है ना। अगर इसको मैट्रिक्स को मैं एलिमेंट से जरा देना चाहूँ अल्फा बीटा u बीटा pn s दिस थिंग इज इक्वल टू 0। अच्छा बात इसको वेक्टर नहीं डाला जाता, मेरी आदत है मैं वेक्टर डालता हूँ, मैं बाद में बताऊंगा क्यों डालता। p वेक्टर डालेंगे अगर किसी चीज के 3 मोमेंटा बराबर होंगे जब उनके 4 मोमेंटा भी बराबर होंगे, अगर सेम पार्टिकल स्पिन एक पार्टिकल देखे ना काई आर में स्पिन थी ना, काई आर में स्पिन थी ना, इसका मतलब एक पार्टिकल जाना जाता है अपने मोमेंटम से और अपनी स्पिन से। तो मैंने कहा लेट राइट UP एज अ पार्टिकल विद पॉजिटिव एनर्जी हैविंग स्पिन हैविंग मोमेंटम p mu एंड स्पिन s। ये मैंने क्या किया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की ना, ये मैट्रिक्स की रो है, ये कॉलम है, ये रो है। अगर इसकी रो इसके कॉलम इसकी रो के बराबर हो तो मैट्रिक्स की ज़रूरत खा सकते हैं, तो ये मैट्रिक्स की ज़रूरत खा सकते हैं। अच्छा अगर मैं कहूँ कि S mu को मैं एक पोलराइजेशन वेक्टर की फॉर्म में डिफाइन करता हूँ, क्यों यहाँ पर भी तो मैंने एक पोलराइजेशन वेक्टर लिया था। क्या कहा था मैंने, अगर वो Z एक्सिस के अलॉन्ग पोलराइज है तो सिग्मा का सिर्फ वो कंपोनेंट आ जाएगा जो Z है और वो Z एक्सिस के गिर्द प्रिसेशन मोशन करेगा। यही मैंने आपसे कहा था जब वो Z के अलॉन्ग रोटेट करेगा तो उसके x और y तो बदलेंगे, Z कांस्टेंट होगा। तो अगर ये स्टेट Z का आइगन फंक्शन है तो इसकी आइगन वैल्यू +1 और -1 आपको डाउन के लिए Sx और Sy के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उसमें आंसर है। इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं S के लिए खास डायरेक्शन चूज करूँगा इन टर्म ऑफ पोलराइजेशन। लेट मी राइट S mu क्योंकि अब ये फोर्स पे नहीं, S mu इज इक्वल टू, आपको पता है किस तरह नॉर्मल वेरिएंस निकली जा सकती है, S mu S हैट mu। ये पोलराइजेशन वेक्टर है। पोलराइजेशन वेक्टर की खूबी क्या होती है कि अगर इसका मॉड लूंगा तो प्लस आंसर 1 आ जाएगा। यूनिट वेक्टर की तरह का पोलराइजेशन वेक्टर। हर पार्टिकल अपने पोलराइजेशन से जाना जाता है। फोटॉन को भी आप देखिए जब स्पिन 1 को पढ़ेंगे तो पोलराइजेशन से जाना जाएगा, और स्पिन 0 की कोई पोलराइजेशन नहीं होती, स्पिन हाफ की आप प्लस या माइनस होती है मैकेनिक। अच्छा आप में से मुझे कोई बता सकता है कि इसका मतलब है मैं with S hat, ये जो बड़ा सा हैट लगा रहा हूँ, this by definition is 0। मैं अपोलोजाइज करता हूँ आपसे कि ये नोटेशन ऐसी अजीब सी है। ये है कि इसका अगर मैं मॉड्यूलस लूँ ना S वेक्टर और ऊपर ये जो बड़ी सी मिला के एक एक्स का टोपी सी इसको पहनाई हुई है, इसका आंसर वाला भी आपको रोटियाँ टोपियाँ बनाते हैं। मुझे ये लिखना बेटर है, सिर्फ फर्क अभी क्लियर होता है क्या। अगर आप ये करें ना S mu तो क्या जवाब आएगा इसका, -1। इसका मतलब है S वेक्टर और ये ऊपर जो गैस सा डाला हुआ है इसको जब 2 दफा डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो 1 आंसर आता है, और ये चूंकि एक कंट्रा वेरिएंट और एक कोवेरिएंट वेक्टर है तो जब जरा देते हैं जवाब -1 ही होता है। यानी सच अगर आप इसको खिला के लिखेंगे तो ये 0 S वेक्टर
ये तो माइनस ठीक है समझ कोई डाउट तो नहीं भाई जो आपके साथ बैठे को एस म्यू 4 वेक्टर है एस म्यू ये भी 4 वेक्टर है बिल्कुल अगर आप चाहें तो इसके ऊपर एक इससे डालना चाहते हैं मैंने भी इसलिए नहीं डाला मैंने कहा इसलिए कि ये लिख रही 4 वेक्टर है लेकिन अगर आप डालना चाहें तो एग्जैक्टली इसका जो जीरो कंपोनेंट ऑफ ये टाइम ना कहें जीरो कंपोनेंट जीरो 3 कंपोनेंट ना अच्छा सिमिलरली मैं पी म्यू को भी लिख सकता हूं इसी तरह की फॉर्म में पी म्यू मोमेंटम को भी दिस इज ए म्यू पी वही वाला है वे पी है म्यू जो है ना वो थोड़ा सा उलट है मैं ये चूज करता हूं वे पी म्यू इज एम म्यू अच्छा एम सी लिखना चाहिए एम इंटू 0 इस तरह मैंने लिखा है ताकि P डॉट S का जवाब 0 कोई आप में से मुझे बता सकता है कि मैं क्यों चाह रहा हूं कि P डॉट S 0 और भाग हो क्यों क्यों why I want to have P dot S equal to 0 क्यों मैंने इसको ऐसे किया ये 4 वेक्टर्स है ना ये लिखा हुआ बाय डेफिनेशन दिस इज P into नल वेक्टर है 0 0 0 x कंपोनेंट भी 0 y कंपोनेंट भी 0 z कंपोनेंट तो 4 वेक्टर नल वेक्टर नाम ही लिखे ऊपर वेक्टर कोई बात नहीं मैंने ये बताने के लिए ये बोल रहा हमारे कोई इसलिए ये 0 है कोई इंडिपेंडेंट कंपोनेंट 2 इंडिपेंडेंट चलो ठीक है लेकिन मैं क्यों रिक्वायर कर रहा हूं सोचिएगा क्या इसका कोई लॉरेंट स्केलर होने से ताल्लुक है क्या इसका लॉरेंट स्केलर है नहीं सोच करते हैं अगले लेक्चर में सोच करते हैं ठीक है ठीक है इसका ताल्लुक लॉरेंट स्केलर से है या नहीं इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सिग्मा फैक्टर डॉट एस फैक्टर और उसके ऊपर ये वाली जो एक कैप सी है इसको मैं लगाऊं यू ऑफ पी एंड एस ये पी एंड एस क्या थे ये वाले तो इसका जवाब क्या आना चाहिए सर दिस इक्वल टू यू ऑफ पी एंड एस मुझे ये डेफिनेशन मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं सिर्फ मुझे 1 मिनट देना आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करना इसका मतलब ये है कि जिस तरह आप यहां मान के चले थे कि अगर ये z एक्सिस के अलोंग होता तो इसकी आइगन वैल्यू +1 या -1 होगी डिपेंडिंग अपॉन द स्पिन इसका मतलब है इसके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है कि एक दफा आप स्पिन डिफाइन कर लेंगे तो ये उसकी आइगन स्टेट है जो चीज यहां आ रही है उसी के करस्पॉन्डिंग s है यहां पे आ रहा है यानी ये उसकी एक आइगन स्टेट है क्लियर ये डेफिनेशन या नहीं बिल्कुल वो यही चीज देखिए सिर्फ इसकी जगह यू लिख दिया बाकी कुछ नहीं और s की जगह एक कैप से लगा दी ताकि पता चल जाए क्या इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर क्या लिखा नेगेटिव एनर्जी के लिए भी आपको समझ बता सकते हैं क्यों भाई जुनेद नेगेटिव एनर्जी के लिए बताओ कि क्या होगा शाबाश हाँ शाबाश क्यों माइनस साइन आएगा जरा देख लें आपको याद है नेगेटिव एनर्जी के लिए जो इक्वेशन थी उसमें ओमेगा आर को हम वीपी लिखते हैं उसको हम वीपी लिख लेते हैं ताकि यू पॉजिटिव एनर्जी के लिए हो जो वी नेगेटिव एनर्जी के लिए और याद है उसकी डेफिनेशन में था P/-MC बाय भी एक माइनस था एप्सिलॉन आर की वजह से
तो आंसर आ जाता P स्लैश प्लस MC। यानी अगर उसके लिए देखते थे फॉर नेगेटिव एनर्जी, आपके पास पता, आपको डेफिनेशन बनती थी माइनस P स्लैश माइनस MC टाइम्स V ऑफ PS। ये माइनस को लगाया था क्योंकि R इज इक्वल टू 3/4 के लिए एप्सिलॉन माइनस याद है आपको। आंसर क्या गया था इसका P स्लैश, या बस ये डेफिनेशन याद रखिए। अब आप मुझे कोई ओमेगा की जरूरत नहीं आगे जाके पढ़ने की। ये क्या है, एक नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन है विद मोमेंटम P म्यू एंड स्पिन S में। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर यही सिग्मा डॉट S ये वाला मैं V ऑफ PS पे लगाऊं, ये वाला तो मेरे पास आपके कहने के मुताबिक सिर्फ एक माइनस का फर्क है और कोई फर्क नहीं, बाकी कोई फर्क नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक माइनस का फर्क। और ये हमने करके भी देखा था, याद है, उसकी प्लस आया और एक माइनस आया। चले, डेफिनेशन मेरे पास बन गई है। अगर अब मैं इन टर्म ऑफ अ स्पिन लिखना चाहूँ तो आप अब 1 2 3 4 के लिए लिखते हैं। आप कैसे मुझे कोई लिखवा सकता है ओमेगा 1 ऑफ P क्या होगा? ओमेगा 1 ऑफ P का मतलब क्या है? R ऑफ P। स्पिन अप मोमेंटम P, क्या किस तरह लिखूंगा? U ऑफ P एंड U Z यूनिट वेक्टर। यही था ना, स्पिन अप है, एनर्जी पॉजिटिव है, ओमेगा 2 सॉरी मोमेंटम P है, ओमेगा 2 ऑफ P वेक्टर क्या होगा? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें। होगा तो U ही, यहाँ पर P आएगा और यहाँ पर आप में से कोई मुझे बता सकता है माइनस U मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ? स्पिन डाउन है, स्पिन अगर U Z ऊपर की तरफ है तो U Z नीचे की तरफ है। चलें ये बताएं क्या आपको अभी पता चलता है। यहाँ गलती करेंगे आप, मुझे यकीन। ओमेगा 3 ऑफ V ऑफ P माइनस U। आप ऐसे मुझे को बता सकते हैं यहाँ मैंने माइनस U लिखा देखा, जब Z के लान होता तो माइनस आता था, जब सिग्मा डॉट Z लगेगा तो ये माइनस साइन बाय की तरह। ओमेगा 4 क्या होगा? V ऑफ P है, उलट जाता है, अप और डाउन में उलट जाते हैं Z और माइनस Z, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, पार्टिकल और पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए। यानी एक पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस जो है अगर वो स्पिन अप है और नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन जो स्पिन अप रिमेंबर सारी माइनस साइन आता है और ये माइनस साइन कंपनसेट करता है इस आइगन वैल्यू जो मैंने यहाँ लिखा। अभी मजीद ये डेफिनेशंस क्लियर हो। एक छोटी सी मैंने आपको असाइनमेंट देनी है, अगर वो आप जाके कैलकुलेट करें, और ये आज ही करनी है कैलकुलेट क्या है आज के लेक्चर में। इवन दो आपका इम्तिहान है, अगर आप चाहते हैं तो इम्तिहान में जुम्मे से आगे कर सकता हूँ इन तीनों चैप्टर्स का। एक असाइनमेंट आपकी और है, वो ये है कि आपने साबित करना है, एक को मैंने जो थोड़ी देर पहले दी थी वो असाइनमेंट, अगर ना हो तो मुझे बताइए। शो दैट ओमेगा r डैगर P वेक्टर एप्सिलॉन r P वेक्टर एप्सिलॉन r अवॉइड प्लस 1 माइनस 1 इनटू ओमेगा r प्राइम ऑफ एप्सिलॉन r एप्सिलॉन P और 3 प्राइम इसका आंसर आता है, ये शो करना है कि दिस इज इक्वल टू E ओवर MC स्क्वायर डेल्टा R। हाँ ये शो करना और इंटरप्रेट करके मुझे बताना है, और आपने मुझे इंटरप्रेट करके बताना है कि इसका मतलब क्या है। ये जो चीज आपको पता है साई डैगर, साई क्या होता था?
प्रोबेबिलिटी का है, प्रोबेबिलिटी थी ना, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस फैक्टर की क्या साइंस है कि ये बाहर आता है E ओवर MC स्क्वायर, ना आता ना, ना आता एग्जैक्टली ये जो लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन होती है ना एनर्जी की, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इन एनर्जी स्पेस, वॉल्यूम एलिमेंट, क्योंकि आप जिस तरफ जाते हैं, अगर एक डिब्बा होता आपके पास 3 डायमेंशन और आप उसे एक्स एक्सिस के लंब ट्रांसलेट करते तो उसे ऐसे लगता कि एक्स एक्सिस में उसकी लेंथ कम हो रही है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दिस कॉम्पेंसेट्स द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, प्रूव इट, शो कीजिए कि ये कॉम्पेंसेट करता है, ये शो करना है, एक तो ये शो करना है कि ये इसके बराबर है, दूसरा शो करना है कि ये वॉल्यूम के कॉन्ट्रैक्शन किसकी नहीं, जो मैं डेफिनेशन लेके चल रहा हूँ उसमें ये नहीं, जो मेरे आपको एस पता है क्या है, एस मैंने वो लंबा सा मैट्रिक्स नहीं लिखा था 0 p प्लस p माइनस वगैरह की फॉर्म, उनको जरूरत देंगे तो यही आएगा। याद है मैंने एस मैट्रिक्स बनाया था पिछली दफा, जिसकी फॉर्म की मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ बाय द वे, अगर आपको थोड़ा सा उसमें मैट्रिक्स था E0 माइनस p z p z p प्लस p माइनस इस तरह का लंबा सा 4/4 का मैट्रिक्स है, उन दो मैट्रिक्स को जरा भी देनी और मैथ्स में रिलेशन यूज करना, चलिए कीजिएगा, लेट्स सी क्या कह रहे हैं, लेट्स सी कोई सवाल है कर लेंगे शो, अब थोड़ी थोड़ी असाइनमेंट करना शुरू करें ना, इतने अरसे तक पकी पकाई खा रहे हैं, है ना? अगर ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं कर देता हूँ, मैंने किया होगा इसको। अच्छा एक काम करते हैं, एक ना स्पिन पे मैं दोबारा आता हूँ, प्रोजेक्शन ऑपरेटर फॉर एनर्जी एंड स्पिन, मैं अब एक ही प्रोजेक्शन ऑपरेटर बनाऊंगा, मैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर अब लिखूंगा एनर्जी के लिए भी, स्पिन का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि स्पिन का प्रोजेक्शन ऑपरेटर मैंने बनाना है। फिलहाल मैंने क्या चीज साबित की है कि पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन जो है वो ओमेगा 1 को अगर आप लिखें तो आप उसको पॉजिटिव एनर्जी U की फॉर्म में लिख सकते हैं P एंड U Z। स्पिन डाउन को लिखें तो आप लिखेंगे U ऑफ P एंड माइनस U Z है। स्पिन अप नेगेटिव एनर्जी को लिखें तो आप लिखेंगे V ऑफ P एंड U माइनस Z है, और अगर स्पिन डाउन को लिखें तो P और Z है। ये मेरे कन्वेंशन है। लेट मी नाउ डिफाइन द प्रोजेक्शन ऑपरेटर फॉर स्पिन। प्रोजेक्शन ऑपरेटर करता क्या है, कोई आप ऐसे मुझे बताएगा? What is the use of a projection operator? एक स्टेट को दूसरी स्टेट में भी प्रोजेक्ट कर सकता है, या इवन अगर आप नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में देखें, अगर आप एक नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में देखें तो जो P है, लेट मी डिफाइन P प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा Z सिग्मा 3 ओवर 2। अगर ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर P प्लस, अगर आप P प्लस को लगाते स्पिन अप के ऊपर तो क्या आंसर आता है इसका? इसका आंसर आता है ना 1/2 टाइम्स स्पिन अप प्लस सिग्मा 3/2 टाइम्स स्पिन अप। h बार को 1 का छोड़े, इसका मतलब है ये स्पिन अप का मतलब ये h बार इसमें डाला हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ गया? ये सिग्मा 3 की आइगन स्टेट है ना, सिग्मा 3 की आइगन स्टेट है विद आइगन वैल्यू +1, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया हाफ प्लस हाफ गिव्स मी 1। सिमिलरली अगर मैं P प्लस को लगाता स्पिन डाउन पे तो क्या करता है? शाबाश, बिल्कुल, ये देता 1/2 टाइम्स टाई डाउन प्लस सिग्मा 3 टाइम्स टाई डाउन, लेकिन सिग्मा 3 काई डाउन इज नथिंग बट दिस इज माइनस काई डाउन।
ओवर माइनस बाई डाउन ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर जवाब 0। अब आप बताएं, अगर आप एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर को लगाते किसी जेनेरिक स्टेट पे, तो उसमें सारे स्पिन अप वालों को वो पॉजिटिव वैल्यू दे देता और नेगेटिव वाले सारे खत्म कर देता। इसका मतलब प्रोजेक्शन ऑपरेटर का यही फायदा है। आप जरा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, आप एक वेक्टर की प्रोजेक्शन देखें ना, एक वेक्टर जो 2 डायमेंशन में था, जब आपने उसको x पर प्रोजेक्ट किया तो उसने y के सारे कंपोनेंट्स छोड़ दिए, सारे कंपोनेंट्स खत्म कर दिए y पर। क्या बन गया? वेक्टर इनटू cos थीटा। जब आपने उसको y पर प्रोजेक्ट किया तो x वाले सारे कंपोनेंट्स ने खत्म कर दिए। बिल्कुल ये भी यही कर रहा है कि ये अगर एक जेनेरिक स्टेट होगी जिसमें अप और डाउन स्पिन्स होती, तो ये सारी स्पिन डाउन की कंट्रीब्यूशन को 0 करता और सिर्फ स्पिन अप की कंट्रीब्यूशन नेगेटिव। सिमिलरली मैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर डिफाइन कर सकता हूँ p माइनस p, जो कि किसके बराबर है 1 माइनस सिग्मा 3/2। ये क्या करेगा? ये सारे स्पिन डाउन पे रहने देगा और स्पिन आपके खत्म कर देगा, यही करेगा है ना? इसका मतलब ये है कि, और इसके बारे में कोई आप बता सकते हैं आप में से व्हाट इज p प्लस? व्हाट इज p प्लस का स्क्वायर? यही हम गलती करते हैं। अगर इसका स्क्वायर करें तो जरा देखें क्या बनता है 1 प्लस सिग्मा 3/2 का इंटू 1। मैं पहले नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी का कर रहा हूँ, अभी तक मैं कुछ और नया नहीं कर रहा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा 3/2 ये भी सिग्मा 3 का स्क्वायर तो 1 होता है सारे पॉलीमर्स, तो ये आंसर आ गया p प्लस। सिमिलरली अगर आप p माइनस का स्क्वायर करते तो वो p माइनस के बराबर होता, लेकिन अगर आप p प्लस और p माइनस को ऐड करते तो ऐसे था जैसे, ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आपने पहले पॉजिटिव वाले प्रोजेक्ट कर लिए, फिर नेगेटिव वाले प्रोजेक्ट कर लिए, तो टोटल की टोटल स्टेट्स आ जाएगी, तो सारा सब कुछ आ गया। हाँ भी करते हैं फिजिकली, जो भी चीज़ आज कर रहे हैं आगे सारी इस कोर्स में एप्लीकेशन है, तभी तो इसमें इतना टाइम लगा इस चीज़ को। हालांकि मैं दे भी सकता था आपको, कभी छोड़े पड़े क्या कर सकते थे आप। इसका मतलब है मैं एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर डिफाइन कर सकता हूँ पी आर R1 2 3 4 है, जो कि किसी को मोमेंटम p का फंक्शन, इसको मोमेंट डेफिनेशन में लिखते हैं एज कैपिटल P व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ p nu स्पिन u z और एप्सिलॉन। मतलब क्या, बस इसको ये समझ ले और कोई चीज नहीं, कोई इस पर प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब है ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर है जो मोमेंटम भी अपने अंदर रखता है, स्पिन भी रखता है, और इस बात का हिसाब भी रखता है कि ये पॉजिटिव एनर्जी पे लग रहा है या नेगेटिव। क्योंकि रिलेटिविटी में जब आप जाते हैं रिलेटिविस्टिक पार्टिकल में, तो दो किस्म के पार्टिकल आ जाते हैं पॉजिटिव स्पिन, हर स्पिन के दो पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसलिए इसने उसका हिसाब रखा, ये तो वही स्पिन थी जो अगर सिर्फ स्पिन होती तो ये यही बन जाते। सिर्फ मुझे इन प्रॉपर्टीज को देखते हुए बस प्रॉपर्टीज को याद रखना है। मैं इसको भी यूनिटी फॉर्म में लिखूंगा थोड़ी देर, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आप में से मुझे कोई ये बता दे तो क्या ही दिस पी आर ऑफ पी, इनको देखते हो जो मैंने भी लिखा है इनटू ओमेगा आर पी, चले ओमेगा आर तो प्राइम, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते कौन बात आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है। आप कह तो इधर वही बात जाते हैं, तो क्या बन जाएगा ये? अगर तो स्पिन उसकी वही होगी जो है, अगर तो इसकी स्पिन और इसकी स्पिन सेम होगी, यानी अगर इधर भी प्लस होगा और इधर भी स्पिन अप होगा, स्पिन अप होगा मैं प्लस कहता तो जवाब 1 होगा और वही स्पिन अप ही जवाब आएगा। देखें अगर इधर प्लस था, अगर मैं आपको प्लस ही मानूं तो जवाब क्या था 1 था, और 1 टाइम्स स्पिन अप ही था, वही चीज़ आ गई। और अगर इधर स्पिन डिफरेंट होती यानी इधर प्लस होता
और स्पिन डाउन होती तो जवाब क्या होता? 0 होता है। तो देखिए जब R और R प्राइम मुख्तलिफ होंगे, यानी R1 हो R प्राइम 2 हो, यानी प्रोजेक्शन ऑपरेटर 1 प्लस सिग्मा 3 वाला स्पिन डाउन पे लगे तो जवाब 0 होगा। ये चीज़। लेकिन मसला एक है जिसको आप में से किसी ने नहीं मुझसे पूछा, ये कोवेरिएंट फॉर्म नहीं है, मुझसे कोवेरिएंट फॉर्म बनाऊंगा। कोवेरिएंट फॉर्म क्या होती थी? जिसमें गैमा म्यू पी म्यू टाइप चीज स्लैश टी स्लैश, वो नहीं है। लेकिन मैंने एक डेफिनेशन लिख ली है नॉन रिलेटिविस्टिक को देख के, रिलेटिविस्टिक की एनालॉजी बना दी। अभी मैंने पी आर एफ पी फाइंड नहीं किया, वो मैं करता हूँ अगली लेक्चर में, नाम टाइम मिला तो आज जो दूसरा लेक्चर है उसमें काम होगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक एनर्जी का ऑपरेटर बनाना है। ये यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है। अगर मैं कटिंग का लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करूँ, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ये कहता है कि अगर पॉजिटिव स्पिन अप पे प्लस वाला प्रोजेक्शन लगता है, जिसको भी आप समझ लें स्पिन अप प्रोजेक्शन ही है वो, तो स्पिन अप मिलता है। स्पिन डाउन वाले पे लगता है तो 0 मिलता है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ से लिखा। अगर R और R बराबर है, स्पिन अप पे स्पिन अप लगे तो प्लस है, स्पिन अप स्पिन डाउन पे लगे तो जवाब 0 है। व्हाट अबाउट द एंड? लेकिन देखिए आपने मुझसे पूछा था इसका फायदा क्या है? किसने मुझसे पूछा कि आपने पूछा क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट करें एक लंबी चौड़ी चीज लिखी हुई जिसमें पॉजिटिव एनर्जी स्पिन अप, पॉजिटिव एनर्जी स्पिन डाउन, नेगेटिव एनर्जी स्पिन अप, नेगेटिव एनर्जी स्पिन डाउन, एक उनका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अगर मैं ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर लगाऊं तो उसमें से वही कंपोनेंट निकाल के मुझे दे देगा जिसकी मेरी डिजायर्ड स्पिन है। अगली दफा मैं क्या करूंगा? एनर्जी का प्रोजेक्शन लगा दूंगा, वही चीज दे देगा जिसकी एनर्जी डिजायर्ड है। मैं पता है इसको किससे रिलेट करता हूँ? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से। सबसे पहले आपने वेक्टर को एजीम्यूथल एंगल के साथ किया, आपने z के साथ, तो आपने कहा भाई इसने yz प्लेन में मुझे चीजों को रिजॉल्व करके दे दिया। पोलर एंगल, हाँ पोलर एंगल में इसने मुझे yz में रिजॉल्व करके दिया। z में और xy प्लेन में, बिल्कुल ठीक है। एक प्लेन में और एक एक्सिस में उसने रिजॉल्व कर दिया। बाद में आपने कहा कि प्लेन वाले को भी एक्सिस के अलॉन्ग लेके चलते हैं, तो आपने कहा एक और एजीम्यूथल एंगल से उसे रोटेट कर देते हैं फाई के साथ। तो आपने कहा अब x के अंदर एजीम्यूथल एंगल और पोलर एंगल दोनों की खसूसियात शामिल हैं। सिमिलरली y में भी हैं, लेकिन z में सिर्फ और सिर्फ पोलर एंगल की खसूसियात ही हैं और कोई नहीं। अब मैं यही करूँगा। मैंने पहले क्या किया? पहले मैंने स्पिन पे प्रोजेक्ट करके वो स्पिन के कंपोनेंट इलादा से निकाल लूँगा जो मुझे चाहिए होंगे। फिर मैं एनर्जी का ऑपरेटर लगाऊंगा और वो कंपोनेंट निकाल लूँगा एनर्जी का जो मुझे चाहिए। लेट्स डू इट। लेट्स फाइंड द प्रोजेक्शन ऑपरेटर फॉर एनर्जी। यहाँ तक अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज, किसी का कोई सवाल नहीं? लेट्स कैलकुलेट द। लेकिन अभी ये अधूरी डेफिनेशन है, मैं इस पे अभी मैंने ये फाइंड नहीं किया, मैं आऊँगा इसमें प्रोजेक्शन ऑपरेटर पर। पहले ये कर देखें ना एनर्जी यार, सारी यही तो डिस्टिंक्ट चीजें थी, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी, स्पिन अप स्पिन डाउन। हमने सारी चीजों को इलादा इलादा करके देखना चाहते हैं। ये लगाएं तो स्पिन इलादा होगा, ये लगाएंगे तो एनर्जी इलादा होगा। लेट मी राइट द प्रोजेक्शन ऑपरेटर फॉर एनर्जी। अगर आप थोड़ा सा भी इंटेलिजेंटली देखते ना तो वो डिराक इक्वेशन आपको बता देती है प्रोजेक्शन ऑपरेटर फॉर एनर्जी क्या है। जरा देखिएगा, आपको याद है लिखा था एप्सिलॉन आर टी स्लैश माइनस एमसी, लिखा था ना? let me use those definition. Let me write lambda r of t, lambda r of t vector is equal to epsilon r p slash plus mc। अगर 2mc का फैक्टर तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया है ताकि ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाए। जवाब फाइंड अभी जवाब आर की वैल्यू क्या है? प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, क्योंकि आर वही है जो एप्सिलॉन आर है। इसका मतलब अगर आप लैम्डा प्लस लिखना चाहते तो क्या होता? आर की वैल्यू 1 2 होती, जिसका अर्थ होती p स्लैश प्लस mc ओवर 2mc, क्योंकि r 1 2 के लिए प्लस है। और लैम्डा माइनस अगर लिखते तो क्या होती? लैम्डा माइनस इज माइनस p स्लैश प्लस mc ओवर। This is the positive energy projection operator. This is the
नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्शन ऑपरेटर। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो लगा के देख लें इसको ओमेगा आर। तो देखना चाहिए आपने इसे लगा के इसको, तो देखना चाहिए इसको लगा के इसको लैम्डा आर ऑफ पी वेक्टर। अच्छा, अगर आप इसको इस पे लगाएं तो क्या जवाब आता है? मैंने तो बहुत सारी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस की हुई हैं, अगर आप इसको लगा के देखें ओमेगा आर क्या जवाब आएगा? अच्छा, या पी वेक्टर लिखे, पी इसमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर एनर्जी माइनस ऑफ क्या होगी तो क्या जवाब आएगा? अच्छा, इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? एप्सिलॉन आर पी स्लैश प्लस एम सी और 2mc इंटू ओमेगा आर। ठीक है ना? अच्छा, अब आपने ये पढ़ा हुआ है कि फॉर r इज इक्वल टू 1 to एप्सिलॉन आर पी स्लैश माइनस एम सी टाइम्स ओमेगा आर ऑफ पी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये पढ़ा हुआ है ना आपने? तो इसका मतलब है एप्सिलॉन आर पी स्लैश एक्टेड अपॉन ओमेगा आर ऑफ पी वेक्टर इज एम सी टाइम्स ओमेगा आर ऑफ पी। एग्री करते हैं इस बात से? नहीं करते? इसका मतलब मैं इसको अगर इसकी वैल्यू यहां पुट करूं तो लैम्डा आर ऑफ पी वेक्टर ओमेगा आर ऑफ पी वेक्टर फॉर आर इज इक्वल टू 1 to इज इक्वल टू mc प्लस mc और 2mc 1 आ गया। देखा 2mc का फायदा क्या है? नॉर्मलाइज कर रहा है उसके जवाब आने का। दिस इज इक्वल टू ओमेगा आर ऑफ पी वेक्टर फॉर आर इज इक्वल टू 1। और अगर 3-4 होता तो क्या जवाब देता? 3-4 होता तो माइनस दे देता तो जवाब 0 होता। तो दिस इज इक्वल टू 0 पर r इज इक्वल टू 3-4। तो देखा ये क्या कर रहा है? दिस इज द फॉर 1 2 दिस इज अ पॉजिटिव प्रोजेक्शन ऑपरेटर। लैम्डा प्लस इज p स्लैश प्लस mc। ये पॉजिटिव एनर्जी प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। लैम्डा माइनस इज नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्शन ऑपरेटर। सवाल ये पैदा होता है, एक चीज आप मुझे प्रूफ करके दिखाएंगे अभी से, मैं देखना चाहता हूँ आप इसको कैसे प्रूफ करते हैं। अच्छा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? चलिए, व्हाट इज लैम्डा पी प्लस स्क्वायर? ये बात याद रखिएगा चलेगा। लैम्डा प्लस का स्क्वायर लैम्डा प्लस है, लैम्डा माइनस का स्क्वायर लैम्डा माइनस है। बिल्कुल उसी तरह जिसका प्रोजेक्शन ऑपरेटर का स्क्वायर जो है, अगर एक उसी का स्क्वायर उसके बराबर होता है। और अगर आप ये कैलकुलेट करें लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा माइनस, तो जवाब उसी को आता है। अच्छा, ये सारी प्रॉपर्टीज आप जनरली भी प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जनरली कैसे प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी लर्निंग है, मैं चाहूँगा प्रूव करना कि अगर प्लस का स्क्वायर प्लस के बराबर है, माइनस का स्क्वायर माइनस के बराबर है। मैं इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा जनरली प्रूव करना चाहूँगा। आगे जाके ये एक जगह पे जब उस तरह की कोई टर्म नहीं देखेंगे तो आपके काम आएगी। आज से दूसरा अच्छा विषय लेट मी कैलकुलेट लैम्डा आर पी वेक्टर लैम्डा आर पी। अगर ये डेल्टा आर प्राइम के बराबर आ जाए मजा नहीं आ जाएगा। क्या कर ये डेल्टा आर प्राइम के बराबर आ जाए बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा। और ताकि वो लैम्डा आर लेट्स सी लैम्डा आर ऑफ पी क्या है? एप्सिलॉन आर पी स्लैश प्लस mc और 2mc। ये डेफिनेशन जरा ये कैलकुलेशन वो से देखिएगा जरा। एप्सिलॉन आर प्राइम पी स्लैश प्लस mc जरा दें, क्या जवाब आएगा? सो दिस इज इक्वल टू
एप्सिलॉन आर प्राइम पी स्लैश ये इसके साथ प्लस, अच्छा पहले वो लिख लेते हैं जो प्लस एप्सिलॉन आर पी स्लैश इंटू एम सी प्लस एप्सिलॉन आर प्राइम पी स्लैश इंटू एम सी, इसलिए इसके साथ प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ये एक डेफिनेशन सब कुछ प्रूव करता है। अच्छा आपको पता है ना कि ये आपने कभी पढ़ा है कि पी स्लैश किसके बराबर है? आपको पता है ये चीज कैसे प्रूव की जाती है? पी स्लैश किसके बराबर है? कैसे पी स्क्वायर सिग्मा डॉट पी। अच्छा चलो हाँ, 2 डायमेंशन में सिग्मा डॉट पी, 3 डायमेंशन में, लेकिन आप उसको ऐसे लिख सकते हैं कि गैमा म्यू पी म्यू और गैमा म्यू पी म्यू लिख सकते हैं ना। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं कि गामा म्यू पी म्यू पी। मैंने आपको बताया हुआ गामा म्यू किसके बराबर है ना? आपने 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं कि गामा म्यू प्लस गामा म्यू 2g म्यू शायद जी की नोटेशन में रखते हैं। दूसरी एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, सिग्मा म्यू की फॉर्म क्या थी? आयोटा बाई 2 था ना, तो इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू -2 आयोटा सिग्मा म्यू इज इक्वल टू गामा म्यू माइनस गामा म्यू। ये पढ़ा होगा ना आपने? पॉली मैट्रिसेस याद नहीं मैंने आपको कुछ लिखवाए थे, सिग्मा 1 सिग्मा i सिग्मा j को एक सिमेट्रिक पार्ट और एक एंटी सिमेट्रिक पार्ट में डेल्टा i j प्लस एप्सिलॉन i j की, बिल्कुल वही चीज यहाँ पे बन रही है ना 4 डायमेंशन। अगर इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो क्या जवाब आ जाएगा? सो दिस इंप्लाइज इनको अगर ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को तो जवाब आ जाएगा गामा म्यू 2 टाइम्स होगा, मैं कैंसिल कर दूंगा, दिस इक्वल टू जी म्यू माइनस आयोटा सिग्मा एक सिमेट्रिक पार्ट के एंटी सिमेट्रिक पार्ट। याद है वहां क्या आता था पॉली मैट्रिक्स में? सिग्मा i सिग्मा j के लिए डेल्टा i j माइनस आयोटा एप्सिलॉन i j के सिग्मा, याद ना आपको? बिल्कुल वही चीज देखिए। आप जरा देख जरा इसके साथ क्या आंसर आ गया। ये पी म्यू जब इसके साथ जरा आएगा तो क्या आंसर आ जाएगा? पी स्क्वायर माइनस आयोटा सिग्मा म्यू पी म्यू। ये सिमेट्रिक है, ये एंटी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का जवाब हमेशा 0। तो इस तरह लिखा जाता है पी स्लैश। अदरवाइज ये डेफिनेशन आपने हर दफा यूज करनी है, अगर डिफरेंट होंगे तो उनके साथ एक एंटी सिमेट्रिक बात। क्लियर है चीजें? नहीं ये मैंने डेफिनेशन बताई थी ना आपको, सिग्मा म्यू वाज आयोटा बाई 2 गामा म्यू कम्यूटेशन। तो इसका मतलब पी स्लैश आपने लिख लिया कि ये पी स्क्वायर के बराबर है। लेट मी राइट इट। कैन आई हैव I'm almost done with this thing. इसका मतलब ये हुआ कि I have इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? लैम्डा आर ऑफ पी लैम्डा आर इज इक्वल टू हाँ एप्सिलॉन आर प्राइम पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ प्लस एप्सिलॉन आर प्लस एप्सिलॉन आर प्राइम और पी स्लैश और एम सी में ले लेते हैं ओवर 4 एम सॉरी हाँ ठीक है। डेफिनेशन का प्रॉब्लम नहीं दिया
एम स्क्वायर सी स्क्वायर है। लिख ले जरा क्या जवाब आ गया। यू आर ऑलमोस्ट डन, यू आर ऑलमोस्ट डन। So this is equal to m square c square 1 plus epsilon r prime। देखिए आपने एक इतनी जेनेरिक डेफिनेशन बना ली है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा अब आप जरा देखें लैम्डा प्लस विद लैम्डा माइनस क्या होना चाहिए था। पहले लैम्डा प्लस का स्क्वायर देखें जरा क्या होगा। इसका मतलब है R1 और R2 क्या है, R और R प्राइम क्या है आपस में ना बराबर है ना दोनों। इसका मतलब है आ गया MC स्क्वायर प्लस, so this is MC squared plus into MC squared plus 2 times P slash MC over 4 M squared C squared। आंसर देखिए क्या आ गया, कुछ काट गया दो जवाब आ गया ना, ये आ गया P slash plus MC over 2 MC। लैम्डा माइनस का स्क्वायर देखिए क्या होगा, माइनस माइनस 1 हो जाएगा और ये भी दोनों सेम हो जाएंगे। अगर प्लस माइनस होगा तो ये प्लस ये माइनस ये टर्म जीरो हो गया, ये प्लस ये माइनस ये टर्म जीरो। तो ये जितनी डेफिनेशन में लिखी है ना ये इसकी डेफिनेशन में छुपी हुई है। बियॉन्ड में क्या आता है कि ये क्वेश्चन तो ये जेनेरिक डेफिनेशन है। अब मेरी डेफिनेशन ये कह रही है कि आई कैन प्रोजेक्ट दिस टू द positive and negative energy component. Lambda plus will give you the positive energy component, lambda minus will give you the negative energy component. कोई सवाल यहाँ? Any question? किसी का कोई सवाल? कोई क्वेश्चन किसी का? Please. एक आखिरी चीज मुझे करने दें। अच्छा क्या ये कोवेरिएंट फॉर्म है? क्योंकि पी स्लैश आ रहा है ना, गामा म्यू पी म्यू आ रहा है तो खत्म हो गई ना बात। गामा म्यू कोई इंडेक्स फालतू ही नहीं बच रहा, जब बच ही रहा तो जिधर मर्जी ले ले कोई फर्क नहीं। स्केलर है तो स्केलर है, बस खत्म हो गई। लेकिन एक चीज मुझे अभी प्रूव करनी है, मैंने जो स्पिन ऑपरेटर लिखा था ना वो कोवेरिएंट फॉर्म में नहीं था। आप मुझे क्विकली वो करने दें ताकि अगले लेक्चर में इस चीज को कर पाए। वैसे आप स्क्रीन का फॉर्मेट लिख रहे हैं वो नहीं लिखा ना, 3 वेक्टर लिखा, वो लिख लीजिए। 0 ऐसे लिखा है। हाँ तो क्या है बस कुछ भी नहीं है, जीरो कंपोनेंट नहीं है। जीरो अगर लॉन्गिट्यूडनल होता और बाकी की नॉर्मल ट्रांसफर्स और लेकिन मसला उस डेफिनेशन का है, वो गामा स्लैश की फॉर्म में नहीं है। लेकिन वैसे तो स्क्रीन टाइम के साथ रिलेटेड नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम लिख सके कि साथ में गामा 0 आ जाए तो मैं आसानी हो जाएगी ना, गामा 0 हटा देंगे बाकी ऑपरेटर बना देंगे। अब मैं इसकी कोशिश करूँगा, लेकिन अगर प्लीज यहाँ तक कोई सवाल कोई सवाल ओ सॉरी सही है लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस शुड बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल जीता मान लिखा मैंने एक साइड में मान लिखा। अच्छा बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही बना बजा फरमाया। प्लीज कोई सवाल है तो शाम रोजा लगा चुप वाला तो रोजा होता है। जो अभी हम सर्कस कर रहे हैं उसमें बस ये थोड़ी सी ना डेफिनेशंस हैं जो जिंदगी में एक दफा सीख लेनी चाहिए। ये सेंस बनिए प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्यों चाहिए होते हैं, ताकि किसी तरीके से हम अपने सॉल्यूशन में वही चीजें रख लें जो हमें चाहिए।
अगर मुझे एक फंक्शन है जिसमें स्पिन अप और स्पिन डाउन है, मुझे सिर्फ स्पिन अप की कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो मैं ऐसा प्रोजेक्शन ऑपरेटर लगाऊं ना जो स्पिन डाउन को खत्म कर दे। यही आप क्रिएशन एनिहिलेशन ऑपरेटर में करते हैं। एनिहिलेशन ऑपरेटर लगा के वो सारी चीजें खत्म कर देते हैं जो आपको नहीं चाहिए। ये डॉट एग्जैक्टली, बिल्कुल, मैंने तभी तो एक्स वाई जेड से उसको मास्टर किया ना। लेकिन एक सारा अभी तक सारी चीजें ठीक रही हैं सिवाय एक चीज के, और वो चीज पता क्या है? वो चीज ये है कि अभी तक हमने जो साबित किया है वो ये है कि हमने कोवेरिएंट फॉर्म नहीं छोड़ी। लेकिन एक चीज है जो अभी तक कोवेरिएंट फॉर्म में नहीं है, वो क्या है? स्पिन ऑपरेटर। याद है मैंने क्या लिखा था? इन जनरल बस अब मैं ये बनवाऊंगा अभी के लेक्चर में, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इन जनरल में लिख सकता हूँ 1 प्लस सिग्मा डॉट यू जेड। याद रखा जेड, ये सिग्मा अगर ये यू जेड जेड के नाम होता तो सिग्मा 3 आ जाता। याद है? ये लेकिन कोवेरिएंट फॉर्म नहीं है। पहले तो बात है, आप मेरे साथ एग्री करते हैं कि ये कोवेरिएंट फॉर्म नहीं है? अच्छा यार, आप थोड़ी देर के ऊपर ये टोपी सी लगाएंगे ताकि टाइम बच जाए, इसका वो उसके बगैर लिखेंगे वापस बाहर लगा, जरूरत नहीं होगी इसकी। इधर यूनिट वेक्टर में आ रहा है तो फॉर्म आ रहा है। ऐड लगाने से पोलराइजेशन वेक्टर है। ये वही प्रोजेक्शन पोलराइजेशन वेक्टर है। पोलराइजेशन वेक्टर में कई डेफिनेशन हो सकती हैं, लेकिन मॉड्यूलस 1 ठीक है ना? जिस तरह याद नहीं, प्लस माइनस जेड सबको स्क्वायर करके आपको जवाब आ गया। अच्छा, लेकिन ये चीज नहीं है इस फॉर्म में कि ये जो है वो एक कोवेरिएंट फॉर्म है। तो कैसे बनाऊंगा कोवेरिएंट फॉर्म? अगर मैं सिर्फ थर्ड कंपोनेंट लेट्स टेक सिर्फ एक चीज, लेट्स टेक आसान तरीका है 1 प्लस सिग्मा 3 u3 मैंने सिर्फ थर्ड एक्सिस बता दी, कोई बात u3 थर्ड डायरेक्शन में पोलराइज किया, पोलराइजेशन अलॉन्ग z एक्सिस, तो इसलिए z एक्सिस का पोलराइजेशन वेक्टर आ गया u कैप z टाइम्स सिग्मा। अब आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इसको कोवेरिएंट, मैं चाहता हूं किसी तरीके से इस u z का स्लैश बन जाए। कैसे बन सकता है? कोई बंदा आपके से, आपने एक चीज पढ़ी हुई है, अगर आपको याद, वी नो दैट। अब ये ना कहिएगा हमने नहीं पढ़ी, मैंने खुद ही पढ़ा। आयोटा गामा 1 गामा 2 किसके बराबर होता है? ये दोनों ठीक है, चाहे दोनों गामा इंडिसेस ऊपर लिखने दोनों सिग्मा 3 के बराबर होता है, जहां मर्जी लिख लें सिग्मा 3 टाइम्स सिग्मा 3 के बराबर है गामा 1 गामा 2 या गामा 2 गामा 1 आयोटा के साथ गामा 3 के बराबर, सिग्मा 3 के बराबर है। इसका मतलब आप इसको देखें ना, आस्ता आस्ता आप इस सी पे चल पड़े कि 1 प्लस सिग्मा 3। अच्छा यार, इसके ऊपर ना मैं आपको इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा गामा 1 गामा 2 वैसे फर्क नहीं पड़ता जहाँ कोई सजेशन, यानी कोई सजेशन आप मुझे देना चाहिए। अभी नहीं बना ना, अगर यार गामा 3 आता तो स्लैश बन जाता ना, ये है ना? गामा 3 u3 हमें लगता है गामा डॉट u बन रहा है, काश बन जाता, लेकिन अभी नहीं बन। क्या करो? अभी चलाती करें, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, जैसे ऊपर हो आयोटा गामा 1 गामा 2 गामा 0 गामा 1 गामा 2 गामा 3 है ना? इसी का बराबर होता है।
डेफिनेशन ठीक लिखी है गलत लिखी है मैंने? चलो अगर मैं गामा जीरो को राइट साइड से जरा दे दूं शाह तो क्या आंसर आ जाएगा? गामा जीरो गामा 5 इज आयोटा गामा 1 गामा 2 गामा 3। आप क्या करो? गामा 3 से जरा दे दूं दोनों तरफ से क्या आ जाएगा? गामा 0 गामा 5 गामा 3 आयोटा गामा 1 गामा 2 क्योंकि हमें हमने पढ़ा हुआ है किसी भी गामा का स्क्वायर इसका माइनस वन होगा। इसका माइनस होना पड़ेगा गामा 0 का स्क्वायर वन नीचे लगा रहे हैं। दो है ना? ऊपर लगाएंगे तो दो नहीं है गामा से गामा 0 का स्क्वायर वन होता है सर। गामा 0 का स्क्वायर वन होता है। बीटा अल्फा बीटा अल्फा अच्छा। पता करना पड़ेगा तो जीरो के अलावा सर। अच्छा यस सर वो टू को जब शिफ्ट करेंगे एंटी कंप्यूट होते हैं दोबारा पॉजिटिव आता है सर हाँ क्योंकि बीटा सर बीटा अल्फा वेक्टर वो जो G33 है बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा चेंज करना पड़ेगा। तो ये माइनस आ गया ये अब ये करते हैं यहाँ माइनस और चल ठीक है जो भी हटा लेते क्या फर्क पड़ता है जो भी हटा हमें पता है जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस आ जाएगा है ना? ये गामा 3 नीचे अगर इसको ऊपर ले जाओ गामा 3 कैलकुलेशन थोड़ी प्रॉब्लम करेगी। आप वन सारे टेस्ट ऊपर लगा रहे हैं ये वाले सारे ऊपर लगा रहा हूं या ये नीचे या लगा आयोटा रहा के साथ माइनस लगा रहे हूं? या आयोटा के साथ माइनस कोई बात नहीं मैं इसको नीचे ऊपर करके माइनस साइन बैलेंस करूंगा कोई बात नहीं मैं इसको ना हो तो अगले लेक्चर में दोबारा कर देंगे कोई बात नहीं। मैं इसको मैं अगले लेक्चर में दोबारा बैलेंस कर दूंगा डोंट आपने जो पुरानी कन्वेंशन यूज की थी उसके यहाँ से ये प्लस ही आता है क्या? मतलब आपने कहा था कि अगर ये गैमा के ऊपर लिखा हो ना मतलब जैसे गैमा 1 क्योंकि मुझे याद है बीटा अल्फा मैंने लिखे थे ना जब ऊपर वाला गामा अल्फा के बराबर था नीचे वाला माइनस अल्फा है तो एक माइनस उधर से लेकिन चलो कोई बात नहीं खैर जल्द बस करना सिर्फ ये है मुझे यू कैन डू इट लाइक दिस वन 1 प्लस आयोटा गामा 1 गामा 2 इसकी जगह मैं क्या लिखूं? इसकी जगह मैं क्या लिखूं? 1 माइनस okay so this is equal to 1 plus sigma 3 u 3 over 2 कोई बात नहीं, बाद में ठीक आ जाएगी गलती हुई है so this is equal to 1 plus gamma 5 गामा 3 अच्छा आपको पता है ना कि ये एंटी कंप्यूट करते हैं आपस में सारे गामा 0 साहब के साथ एंटी कंप्यूट करता है गामा 5 के साथ एंटी कंप्यूट सो दिस इज इक्वल टू गामा 5 गामा 3 गामा 0 माइनस माइनस ओके गुड इनटू u 3 over ठीक है यहाँ पे कुछ गलत लिखा है कुछ गलत नहीं लिखा लिखा तो ठीक है क्या किया मैंने इसको इधर ले आया और क्या बात है उधर ले आया या कुछ गलत सही है आपको पता है स्लैश बन सकता था अगर ये माइनस अंदर ले जाता स्लैश बन सकता है ना कि ये माइनस अंदर ले जाए स्लैश की डेफिनेशन क्या आती है गैमा म्यू यू म्यू याद है आपको तो क्या ये इसके बराबर है या नहीं चलें देख लेंगे अगले लेक्चर में तो कभी टाइम की काम है 1 प्लस गामा 5 यू स्लैश ओवर 2 गामा 0 हटा दें गामा 0
I have to see it. अच्छा u स्लैश याद है ना आपको क्या u जीरो गैमा सॉरी u म्यू गैमा इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू गैमा जीरो u जीरो माइनस गैमा गैमा तो इस u पे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको मैं नीचे लिख दिया तो क्या कोई सारी कैलकुलेशन ये सिर्फ और सिर्फ विदाउट गामा जीरो जो चीज मैं प्रूव करना चाह रहा था ये सिर्फ इस गामा जीरो ये तो आपने राइट साइड से मल्टीप्लाई किया है इसको अगर आप हटा भी दें तो आप एक स्पिन प्रोजेक्शन ऑपरेटर लिख सकते हैं जो कि ये इसके बराबर है 1 प्लस गामा फाइव यू यू स्लैश हो तो ये जेनेरिक स्पिन के साथ मैं अगले लेक्चर में लिख के फिर आगे चलूंगा बस हम मेरे डेफिनेशन आप दोबारा चेक कर लीजिएगा आप अगर मैंने कोई गलती नहीं की है लेकिन दिस डेफिनेशन इज फाइन नो प्रॉब्लम तो एक इन जनरल किसी भी स्पेन के लिए अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते थे सिग्मा इसको लिखते हैं हम अमूमन जो बुक्स में लिखा जाता है इसको ऐसे करके लिखते हैं सिग्मा ऑफ एस दिस इज अ स्पिन प्रोजेक्शन ऑपरेटर व्हिच इज इक्वल टू 1 प्लस गामा फाइव एस स्लैश गामा जीरो हमने इसलिए हज़फ कर लिया कि ये तो हमने ऐसे जैसे स्पिन तो यही छुपी हुई है ना तो गामा जीरो को इलाका करने से कोई फर्क नहीं पड़ता ये डेफिनेशन है कभी भी राइट साइड से गामा जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अच्छा तो ये स्पिन ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर है मेरे पास अगले लेक्चर में मैं इसको क्विकली अप्लाई करूंगा एक दो चीज़ों पे और लेकिन अगले लेक्चर में इस पर टाइम ज़ाया नहीं करूंगा अगले लेक्चर में मुझे कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करनी है और वो ये है कि हाउ वी कैन इंटरप्रेट फिजिकली द प्लेन वेव सॉल्यूशन अभी तक मैंने प्लेन वेव सॉल्यूशन लिखे थे स्पिन ऑफ e टू द पावर योटा p r p डॉट x ओवर h बार इनटू एप्सिलॉन r पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी के स्पिन अप स्पिन डाउन अगले लेक्चर में मैं इंटरप्रिटेशन करूंगा इनकी और साबित करूंगा कि इकलौता वेव फंक्शन अगर आप लें अब एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है मैं आपको अगले लेक्चर का थोड़ा सा क्रक्स दे देता हूं अगले लेक्चर में मैं क्या करने जा रहा हूं स्पिन प्रोजेक्शन ऑपरेटर आपने बना लिया एनर्जी का ऑपरेटर आपने बना लिया इसका मतलब है अब अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी स्पिन अप चाहिए तो सिग्मा प्लस लगा देंगे आप स्पिन अप वाला लैम्डा प्लस लगा देंगे किसी स्टेट पे तो आपके पास वो कंट्रीब्यूशन आ जाएगी जो पॉजिटिव या नेगेटिव वाली सारी नेगेटिव और स्पिन डाउन वाली सारी खत्म हो जाएगी अगले लेक्चर में मैं क्या करूंगा स्पिन अप को सॉल्व करूंगा मैं अगले लेक्चर में मैं ये सॉल्व करूंगा कि फिजिकली इंटरप्रेट करने की कोशिश करूंगा प्लेन वेव सॉल्यूशंस और ये साबित करूंगा कि इकलौता अगर आप वेव फंक्शन का पार्ट लेते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन वाला तो क्या मसले आते हैं फिर अगर आप नेगेटिव एनर्जी वाला पार्ट बीच में शामिल करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है और उससे अगले लेक्चर में मैं ये साबित करूंगा अगले में या उससे अगले में कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस को इलादा तो रख के देख सकते हो लेकिन क्या इनकी कोई इंटरफेरेंस भी होती है अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की कोई ना कोई इंटरफेरेंस होती है तो इंटरफेरेंस टर्म्स क्रिएट्स एन ऑसिलेशन ये ऑसिलेशंस कितनी रैपिड होती हैं क्यों हम इन्हें देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे ये सारा कुछ करने के बाद अगर एक स्पिन जीरो पार्टिकल एक स्ट्रॉन्ग फील्ड में एंटर हो तो क्या प्रॉब्लम जनरेट होते हैं वहां से दैट इज अ फेमस क्लाइन पैराडॉक्स आपकी किताब में नहीं है मैं पहले मैं स्पिन जीरो का क्लाइन पैराडॉक्स करूंगा फिर मैं स्पिन हाफ के लिए चीज सॉल्व करने की कोशिश करूंगा एक दफा जब हम स्पिन हाफ के लिए करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस का प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है उससे हम कहेंगे कि यहाँ से हम डेवलप करेंगे होल थ्योरी कुछ पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स हैं कुछ नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स हैं अगर एक पार्टिकल ऊपर से नीचे आना चाहता है तो क्या नीचे कुछ स्टेट वेकेंट हो भी तो आएगा या नहीं आएगा वगैरह वगैरह तो ये आप डिस्कशन है अगले 5 से 6 लेक्चर्स एंड देन वी स्टडी द प्रोपेगेटर एक दफा हमारे पास प्रोपेगेटर स्टडी हो गए देन वी स्टडी दिस क्यूबिक रिएक्शंस अगले 17 लेक्चर जो रहते हैं